अब बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का आखिरी टॉपिक, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी मतलब बीओपी की इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है। पहला जो सिग्निफिकेंस है, अब बीओपी के अंदर सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के और कैपिटल अकाउंट के डिनोट किए जाएंगे। बीओपी के अंदर सारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन डिनोट किए जाएंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, या फिर एसेट्स और लाइबिलिटी वाले हैं, या फिर है करंट ट्रांसफर। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो पहला जो सिग्निफिकेंस है, बीओपी बताता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि कहीं ना कहीं बीओपी अकाउंट से यह पता लगता है कि नेट फैक्टर इनकम कितनी है। तो फैक्टर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जनरेट हुई है। ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जनरेट हुई है। तो कहीं ना कहीं यदि एक कंट्री के अंदर फैक्टर इनकम ज्यादा है, मतलब बाहर से पैसा आया ज्यादा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यदि एक कंट्री का फैक्टर इनकम ज्यादा है तो कहीं ना कहीं यह डिनोट करता है कंपनी की एक पोजीशन। कौन सी पोजीशन? कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल, सॉरी, एक कंट्री की इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल कितना है। कंट्री के अंदर इतने एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन वो कर सकते हैं। इस कंट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है। जिस कंट्री का जितना ज्यादा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा उतनी ज्यादा उसकी क्रेडिट वर्थीनेस होगी, उसकी वैल्यू उतनी अच्छी होगी। क्योंकि इंडिया के अंदर यदि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो कहीं ना कहीं जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जितने भी लोग फॉरेनर्स इंडिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करने की सोच रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहले उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। क्या इंडिया के अंदर इतना मैन पावर है, क्या इतनी लेबर है कि हम फैक्ट्री लाएंगे उसमें काम करने के लिए एडुकेट होगी। तो कहीं ना कहीं यदि प्रॉपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एडिक्वेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो इंडिया के अंदर उस कंट्री की इकोनॉमी के अंदर एफडीआई राइज होगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। तो पहला जो सिग्निफिकेंस है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इफ बीओपी डिनोट्स मोर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड in compare to less factor income to abroad, it means our economy, our country has a sufficient factor of production in the form of land, labor, capital, and tenure, which further reveals inflow of foreign exchange or foreign currencies into the India, so that foreign reserve will rise. ये तो पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा वाला जो है एक कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। मैंने बीओपी की 3 टाइप पढ़े थे। पहला था बीओपी इक्विलिब्रियम, और बीओपी डिसइक्विलिब्रियम के अंदर 2, बीओपी डेफिसिट और बीओपी सरप्लस। मैं हमेशा यह नहीं कह सकता कि बीओपी यदि सरप्लस में है तो ये एक बेटर कंडीशन है, तो मतलब हमेशा इकोनॉमी बेटर कंडीशन में होगी। हमेशा यह कहना मुश्किल है। यदि इकोनॉमी बीओपी सरप्लस में है तो यह कहना मुश्किल है कि वो हमेशा बेटर सिचुएशन में होगी, क्योंकि बीओपी सरप्लस का मतलब है व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, ये होता है बीओपी सरप्लस। अब क्रेडिट साइड में तो बोरिंग्स भी आती है। यदि हम एक्सटर्नल असिस्टेंस लेंगे, बाहर से पैसे की मदद लेंगे, तो कैश इनफ्लो इंडिया के अंदर राइज करेगा, फॉरेन करेंसी के रिजर्व राइज करेंगे, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड बढ़ेगी। तो हमेशा बीओपी के अकॉर्डिंग तो हम यह नहीं बता सकते कि बीओपी सरप्लस अच्छा है कि बीओपी डेफिसिट अच्छा है। हमें हमेशा कंपैरिजन करना पड़ेगा करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के बीच में
और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया वाले बोरोइंग करते जा रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ना के बराबर है, एक्सपोर्ट ना के बराबर है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो यदि बोरोइंग एक कंट्री की ज्यादा है तो रिवील करती है इस कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही पुअर है, इस कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत पुअर है। ये जितने भी खर्चे अपने चला रही है वो पैसा लोन लेकर चला रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर आने वाले टाइम में टैक्स का बर्डन बढ़ सकता है, या फिर गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू भी राइज कर सकती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब रेलवे का किराया बढ़ा दिया, टिकट की प्राइसेस बढ़ा दी, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में या तो टैक्स बर्डन बढ़ेगा या फिर इन्फ्लेशनरी गैप राइज होगा। तो फॉरेन सेक्टर्स सोच रहे हैं कि यदि हम, क्या पता कल हमने यहाँ पर इंडस्ट्री ओपन कर दी, गवर्नमेंट ने टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया, तो हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे रिड्यूस। तो इसका मतलब यदि ज्यादा बोरोइंग होगी एक कंट्री की तो फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही पुअर होगी, लेकिन जितनी कम बोरोइंग होगी, या फिर बीओपी डेफिसिट में है, लेकिन डेफिसिट में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने इस बार एक्सटर्नल सेक्टर्स की मदद की है, एक्सटर्नल सेक्टर ने इंडिया से बोरो ज्यादा किया है। तो इसका मतलब इंडिया के पास एडिक्वेट कैश रिजर्व है, तभी इंडिया इतनी मदद कर रहा है। और इंडिया के एक्सपोर्ट तो ज्यादा हैं, लेकिन डेफिसिट क्यों आया है? इस लैंडिंग की वजह से, जो बाहर के सेक्टर ने इंडिया से पैसा बोरो किया है। तो इसका मतलब इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन बस हमें बीओपी के अंदर दिख रहा है कि बीओपी डेफिसिट में। तो सेकंड नंबर कंपोनेंट है फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड नंबर सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल पोजीशन। जितने भी मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट है उनके बेसिस पर ही मैं सिग्निफिकेंस डिसाइड करता हूं। ये मेरा था जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये मैंने कवर कर लिया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब मेरा करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन, मेरे करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन, बीओपी के करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन। इसके अंदर मैंने कवर किए बोरोइंग मतलब कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन, जो कि थी एक्सटर्नल असिस्टेंस। अगला जो तीसरा है, तीसरा अपना है जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर कह सकते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हमें पता कहां से लगेगी? ये हमें देखना पड़ेगा करंट अकाउंट के अंदर से, करंट अकाउंट में से। यदि इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, लेकिन हमें एक्सपोर्ट में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस टाइप का एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट के अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस टाइप का इंपोर्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड, केवल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और सॉरी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फिनिश गुड। मतलब जितनी मशीनरी, जितनी हैवी मशीनरी है, जितनी टेक्नोलॉजी है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जितने भी रॉ मटेरियल है वो केवल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम छोटे मोटे आइटम ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इससे डिनोट करता है एक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि एक्सटर्नल सेक्टर सोच रहा था कि हम मशीनरी का प्लांट लगाएंगे, कि हम मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, हम एक इंडस्ट्री ओपन करेंगे जिसमें हम केवल मशीनरी मैन्युफैक्चर करेंगे, बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स। लेकिन पता लगा कि इंडिया के अंदर इतना मैन पावर है ही नहीं है जो मशीन के प्लांट को ऑपरेट कर सके। इसका अपोजिट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड, मशीनरी वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े कंट्रीज को, दूसरे देशों को। इंपोर्ट कर रहे हैं केवल रॉ मटेरियल या फिर अदर आइटम्स। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आज भी ज्यादा होंगी और आने वाले टाइम में भी राइज होंगी, क्योंकि यदि कोई भी कंट्री फिनिश्ड गुड के प्रोडक्शन में एंगेज है, सीधी भाषा में बात करूं, यदि कोई एक इंडस्ट्री सिलाई मशीन की है,
स्विंग मशीन की है, स्विंग मशीन की है। तो ये स्विंग मशीन अलग अलग जगह भी काम आ सकती है। तो इसका मतलब स्विंग मशीन वाली फैक्ट्री में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ही है, इसके अलावा अदर सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटी राइज होगी, अदर सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटी राइज होगी। जितनी भी अदर रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रीज, कपड़ा मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, उन्हें ये सिलाई मशीन की जरूरत पड़ेगी। जितने भी इंस्टीट्यूशन खुलेंगे जो सिलाई बुनाई का काम सिखाते हैं, वहां पर इस प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब एक कंट्री के अंदर यदि फिनिश्ड गुड बनता है तो उससे और भी सेक्टर्स में और भी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। ये अपना सिग्निफिकेंस नंबर थर्ड, मोर एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड रिवील्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड मोर जीडीपी ग्रोथ। ये हमने गवर्नमेंट बजट वाले ऑब्जेक्ट में सबसे पहले डिस्कस किया था। जितना ज्यादा एक कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होंगी, कहीं ना कहीं उस कंट्री का उत्पादन, प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो नंबर थर्ड सिग्निफिकेंस है नेट एक्सपोर्ट। नंबर फोर्थ, इसके बाद है पॉलिसीज ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट। जितनी भी पॉलिसीज हैं, आरबीआई पॉलिसी लॉन्च करती है मॉनिटरी, और गवर्नमेंट लॉन्च करती है फिस्कल। आरबीआई लॉन्च करेगी मॉनिटरी पॉलिसीज फॉर ऑल दी बैंक्स। मॉनिटरी पॉलिसी क्यों जारी करती है? फॉर दी मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हम कंट्रोल कर सकें मार्केट के अंदर। और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी जारी क्यों करती है? इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए। कुल मिला के दोनों ही महंगाई और मंदी को रोकने के लिए पॉलिसीज डिटरमाइन करती हैं। तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी डिटरमाइन करती हैं बीओपी का, या बीओपी के स्टेटस पर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी इंपैक्ट डालेंगी। कौन कौन से इंपैक्ट होंगे? हमें फॉरेन सेक्टर से एफडीआई बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में एफडीआई चाहिए। हमें चाहिए कि फॉरेन सेक्टर्स निवेश, इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ज्यादा करें, इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा करें। लेकिन फॉरेन सेक्टर्स को डर लग रहा है कि आज कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप राइज हो रहा है, आज कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप राइज हो रहा है। ऐसा ना हो आने वाले टाइम में इस इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से, इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच में ज्यादा डिफरेंस रह जाए, और ज्यादा डिफरेंस हो जाए डिमांड और सप्लाई के बीच में। इसकी वजह से क्या होगा? यदि आज इन्फ्लेशनरी गैप राइज होता है तो एक हम पढ़ेंगे वेजेस स्पाइरल। वेजेस स्पाइरल, वेजेस स्पाइरल का मतलब होता है आज यदि लोग हैं काम करने वाले केवल 100, आज डिमांड ज्यादा है, आज डिमांड ज्यादा है, तो हम कहेंगे इन 100 लोगों से कि तुम ओवर टाइम करो। अगर ये ओवर टाइम करते हैं तो ये उतना ज्यादा पैसा मांगेंगे जितना ज्यादा तो ओवर टाइम करेंगे, डबल या ट्रिपल रेट कर सकते हैं। तो फॉरेन सेक्टर्स को डर लग रहा है कि कहीं हमने इन्हें डबल ट्रिपल रेट से पेमेंट कर दिया और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी और ये डिमांड और सप्लाई में बैलेंस आ गया, या फिर डिमांड कम रह गई, सप्लाई ज्यादा हो गई कुछ ऐसी पॉलिसीज की वजह से, तो हमारा जो गुड्स रहेगा वो अनसोल्ड रह जाएगा। तो हम उस अनसोल्ड इन्वेंट्री का क्या करेंगे? हमें ये अनसोल्ड इन्वेंट्री लॉस पे बेचनी पड़ेगी। या फिर आरबीआई, आरबीआई इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप के मॉनेटरी मेथड्स इंप्लीमेंट करेगी। आरबीआई मना कर दे कि जो पहले कैश सीआरआर का रेशियो था वो तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा। आज फॉरेन सेक्टर सोच रहे हैं हम इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री डालेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऐसा ना हो आने वाले टाइम में बैंक लोन देना कम कर दे तो हमारी गाड़ियां कहां से बिकेंगी। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी पॉलिसी के बेसिस पर ही डिपेंड रहता है एक्सटर्नल असिस्टेंस या फिर एफडीआई। जितनी ज्यादा फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही एक कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा।
ये था सिग्निफिकेंस नंबर 4। सिग्निफिकेंस नंबर 5 जो कि है मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल हम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें ही पढ़ चुके हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में भी पढ़ चुके हैं, और फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर ही पढ़ चुके हैं। मार्केट पोटेंशियल डिपेंड करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे और फैक्टर इनकम पे। यदि फॉरेन सेक्टर्स को लगता है कि इंडिया का मार्केट पोटेंशियल हाई है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न हमें ज्यादा मिलेगी, तब फॉरेन सेक्टर वाले इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर। यदि मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है तो कहीं ना कहीं फॉरेन सेक्टर्स इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा, लेकिन यदि ग्रोथ रेट कम है तो फॉरेन सेक्टर्स इन्वेस्ट करेंगे कम। ये था चैप्टर नंबर 12 और ये थे सारे इसके सिग्निफिकेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के।